गति के नियम। गति के नियम से कुछ संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। गुरुत्वाकर्षण बल असंपर्क बल है। गुरुत्वाकर्षण बल कैसा बल है? असंपर्क बल है, जबकि घर्षण बल संपर्क बल है। बस में खड़ा यात्री विराम के जड़त्व का उदाहरण क्या है? विराम का जड़त्व 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। 3 जड़त्व होता है। तो विराम का जड़त्व का उदाहरण क्या है? उदाहरण बहुत सारा हो सकता है। एक उदाहरण जैसे बस में खड़ा व्यक्ति जब बस के स्टार्ट होने पर, चलने पर, गति में आने पर पीछे की ओर झुक जाता है, अचानक चलने पीछे की ओर गिर जाता है या झुक जाता है, यह विराम के जड़त्व का उदाहरण है। दूसरा, गति के जड़त्व का उदाहरण, चलती ट्रेन से एकाएक उतरने पर व्यक्ति गिर जाता है, आगे की ओर गिर जाता है। यह हो गया गति के जड़त्व का उदाहरण, क्योंकि उसका पूरा शरीर गति में होता है ट्रेन के साथ, लेकिन प्लेटफॉर्म पर जैसे ही पांव रखता है तो क्या होता है? पांव उसका घर्षण के कारण रुक जाता है। तो पांव रुक जाता है, शरीर चलते रहता है, जिससे क्या होता है? वह गिर जाता है। तो गति का जड़त्व का ये उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण ये भी सकते हैं, चलती हुई बस में अगर एक ब्रेक लगाता है तो क्या होता है? आगे की तरफ झुक जाता है। मतलब गाड़ी रुक जाती है और गाड़ी के प्लेटफॉर्म से सटा हुआ व्यक्ति का पैर भी रुक जाता है, लेकिन शरीर उसका गति में रहता है। तो गति के जड़त्व का ये उदाहरण है। तीसरा, दिशा के जड़त्व का उदाहरण, अगर हम बस में बैठे हैं, कोई यात्री बस में बैठा हुआ है और बस अगर बायां तरफ मुड़ता है, बायां, ये दायां हाथ हुआ और ये बायां, बस अगर बायां मुड़ता है तो यात्री दायां की तरफ झुक जाता है, और बस अगर दायां मुख मुड़ता है तो यात्री बायां की तरफ झुक जाता है। ये है दिशा के जड़त्व का उदाहरण, क्योंकि जिस दिशा में जा रहा है दिशा भी बदलता नहीं है, उसी दिशा में सीधा चलते रहता है। तो ये हो गया गति का जो उसके बाद ये बात बताया है संवेग क्या है। संवेग एक सदिश राशि है जो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। इसका मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड या न्यूटन सेकेंड है, न्यूटन गुणे सेकेंड है। और गति का जो प्रथम नियम है इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व क्या है? जड़त्व की परिभाषा, जड़त्व जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इनर्शिया, INERTIA, ये है इनर्शिया। किसी पिंड का वह गुण जिसके कारण पिंड विराम की अवस्था में अथवा एक समान वेग से गति की अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है, इसे ही जड़त्व कहते हैं। जड़त्व क्या है? पदार्थ का, वस्तु का द्रव्यमान युक्त कण का एक गुण होता है, जिस गुण के वजह से अगर वो विराम में है तो विराम में रहेगा, और यदि वह गति में है तो एक समान चाल से सरल रेखीय पथ पर गति में रहेगा। किसी भी प्रकार के परिवर्तन का वो क्या करता है? विरोध करता है। गति में किसी अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है। किस तरह के 3 प्रकार परिवर्तन हो सकता है? जैसे विराम में है तो गति में नहीं आएगा, और अगर गति में है तो उसका दिशा नहीं बदलेगा और ना ही उसका चाल बदलेगा। क्लियर है? और ये भी जान लीजिए, वस्तु का भार, हमारे दैनिक जीवन में अनेकों घटनाएं घटित होती हैं, उनमें जड़त्व को आसानी से देखा जा सकता है। जैसे 2-3 एग्जाम्पल अभी दिए कि बस एकाएक ब्रेक लगने पर आदमी आगे की तरफ झुक जाता है ना, और चलने पर पीछे की तरफ झुक जाता है। इसके अलावा मोटा कंबल को डंडा से पीटते हैं तो धूल बाहर निकल जाता है। ये धूल का कण विराम में होता है, और जब डंडा से कंबल को पीटा जाता है तो कंबल क्या होता है? गति में आ जाता है, और धूल जड़त्व के कारण विराम में रह जाता है, वह अपने जगह पे रह जाता है और कंबल आगे बढ़ जाता है, जिससे धूल क्या होता है? नीचे गिर जाता है। ये जड़त्व का उदाहरण है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप देख सकते हैं अपने दैनिक जीवन में। ठीक है? जैसे पेड़ को एकाएक हिला देते हैं तो क्या होता है? फल, पत्ता नीचे गिर जाता है। किस तरह से, क्यों गिर जाता है? विराम के जड़त्व के कारण, क्योंकि पूरा पेड़ क्या होता है? विराम में होता है, तो फल भी होता है विराम में। लेकिन पेड़ को हिला देने से क्या होगा? पेड़ गति में आ गया और पेड़ से जुड़ी हुई टहनियां गति में आ गई, लेकिन फल विराम में रह जाता है, जिससे कि टहनी और फल अलग हो जाता है। तो जड़त्व के कारण ही फल नीचे गिर जाता है उसको हिला देने पर। ठीक है?
तो ये भी जान लीजिए, वस्तु का भार जितना ज्यादा होगा, जितना अधिक होगा, वह वस्तु अपने में परिवर्तन का उतना ही अधिक विरोध करता है। ठीक है, अतः जड़त्व की परिभाषा से स्पष्ट होता है कि उस वस्तु का जड़त्व भी अधिकतम होगा। जिसका भार जितना ज्यादा होता है, जितना ज्यादा द्रव्यमान होता है, उसका जड़त्व भी उतना ही ज्यादा होता है। लेकिन द्रव्यमान अलग चीज है और जड़त्व अलग चीज है। जड़त्व क्या है? एक गुण है। जड़त्व क्या है? गुण है। और द्रव्यमान क्या है? पदार्थ का कणों का परिमाण है, उसकी माप है। पदार्थ में कितने द्रव्यमान है, कितने कण है, उसकी माप द्रव्यमान है। जबकि जड़त्व क्या है? उसका गुण है, जिस गुण के वजह से वो क्या करता है? अपने अवस्था के परिवर्तन का विरोध करते, गति की अवस्था के परिवर्तन का विरोध करता है। यानी कि विराम में तो विराम में रहेगा और गति में तो सरलरेखीय पथ पर एक समान चाल से गति में रहेगा। ठीक है, ये उसका प्रॉपर्टी है। तो जिसका जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उसमें जड़त्व भी उतना ही ज्यादा होता है। इसलिए हम कभी कभी क्या करते हैं, द्रव्यमान को ही उसके जड़त्व की माप को, जड़त्व की माप समझ लेते हैं। क्लियर है? आगे है जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम क्या है? इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी, अथवा कोई वस्तु एक समान वेग से एक सीधी सरलरेखा में गतिशील है, वह गति करती ही रहेगी जब तक उस वस्तु पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। यही है जड़त्व का नियम। जड़त्व के नियम को न्यूटन गति का प्रथम नियम भी कहा जाता है। जड़त्व के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? जड़त्व के बारे में किसने बताया था? गैलीलियो गैलीली ने जड़त्व के बारे में बताया था, जिसका अध्ययन करके सर आइजैक न्यूटन ने गति के 3 नियम को दिया। आगे जड़त्व के प्रकार, टाइप्स ऑफ इनर्शिया। टाइप्स ऑफ इनर्शिया ये 3 प्रकार के होते हैं। 3 भागों में इसको बांटा गया है। किसी वस्तु में जड़त्व को 3 प्रकार से देखा जा सकता है। विराम का जड़त्व यानी कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट, गति का जड़त्व इनर्शिया ऑफ मोशन, और तीसरा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, दिशा का जड़त्व। मतलब कि विराम में है तो विराम में रहेगा, वो गति, वो विराम में अगर कोई बल परिवर्तन बल लगा के उसके बल लगाता है तो वह वस्तु उस बल का विरोध करता है। विराम वाला वस्तु गति में नहीं आना चाहता है, वह अपने ऊपर आरोपित बल का क्या करता है? विरोध करता है। गति का जड़त्व, अगर वस्तु गति में है तो गति में ही बना रहना चाहता है। अगर उसके गति को घटाने या बढ़ाने वाला कोई बल लगता है तो वह उसका क्या करता है? विरोध करता है। गति में है तो गति में ही रहेगा, विराम में है तो विराम में ही रहेगा। तीसरा दिशा, अगर कोई वस्तु गति में है तो उसके दिशा में परिवर्तन का भी वह विरोध करता है। मतलब दिशा भी बदलने के लिए बल लगाने की आवश्यकता होती है, अपने आप दिशा नहीं बदलता है। क्लियर है? तुम देखते हो कि साइकिल चल, स्पीड में साइकिल चल रहा है तो उसको मोड़ने के लिए हैंडल में ताकत लगाना पड़ता है। कम स्पीड में कम ताकत, ज्यादा स्पीड में ज्यादा ताकत लगाना पड़ता है। बहुत ज्यादा स्पीड होगा तो हैंडल मुड़ेगा ही नहीं, है ना? बहुत ज्यादा स्पीड है तो साइकिल का हैंडल मुड़ता ही नहीं रहता है। तो ये जड़त्व के कारण ही तुम जो साइकिल पर 2 चक्का पे चल पाते हो, क्यों चल पाते हो? क्योंकि वो एक बार गति में आ गया तो वो आगे बढ़ता रहेगा, तो फिर उसको गिराने के लिए भी एक बल लगाने की आवश्यकता होगी। और कोई बल लग नहीं रहा होता, गुरुत्वाकर्षण बल सीधे लग रहा होता है, तो गिरेगा कैसे? जब तक उसको कोई धकेलेगा नहीं तब तक गिरेगा नहीं। हेलो, हाँ बोलो ना। और जैनब तो पहले ही चली गई, तुम कहाँ रहती है? अच्छा ठीक है, जैनब गई है, अभी गई है। ठीक। अफसाना फोन की थी जैनब की दोस्त नहीं। तो ये जड़त्व जो है 3 प्रकार का जड़त्व है। एक होता है विराम का जड़त्व, यानी कि विराम में अगर वस्तु रेस्ट में है तो ये क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। गति का जड़त्व इनर्शिया ऑफ मोशन। दिशा का जड़त्व मतलब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। यानी कि ना डायरेक्शन में परिवर्तन, गति में परिवर्तन और विराम में परिवर्तन, तीनों का विरोध करता है वस्तु। ठीक है, साइकिल पर हम चलते हैं और 2 चक्का पर हम आगे बढ़ते रहते हैं, वो गिरता क्यों नहीं है? सीधे अगर साइकिल पर खड़ा होगा तो क्या होगा? गिर जाएगा। लेकिन जब वो स्पीड में रहता है तो नहीं गिरता है। सोचना कभी क्यों नहीं गिरता है। चलो आगे।
विराम का जड़त्व। विराम का जड़त्व क्या है? जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह वस्तु अपनी विराम की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, विराम का जड़त्व कहते हैं उसको। ठीक है, वह गुण है, एक गुण है। विराम का जड़त्व क्या है? एक गुण है जिस गुण के कारण वह वस्तु अपनी विराम की अवस्था का परिवर्तन का विरोध करता है, उसे हम विराम का जड़त्व कहते हैं। उदाहरण द्वारा विराम के जड़त्व को अच्छी तरह से समझा जा सकता है। उदाहरण क्या है? देखो, पहला, जब किसी बस के अचानक चलने पर उसमें खड़े यात्री पीछे की ओर गिर जाते हैं, इसका कारण यह है कि यात्री विराम की अवस्था में होता है एवं बस के चलने पर उसका शरीर बस की गति की का विरोध करता है, अतः विराम के जड़त्व के कारण यात्री पीछे की ओर गिर जाते हैं। ठीक है, विराम के जड़त्व के कारण। शॉर्ट आंसर क्या? अगर बस एकाएक चलने गति में आने पर यात्री पीछे की ओर गिर जाता है या झुक जाता है, क्यों? तो जवाब हमारा क्या है? विराम के जड़त्व के कारण। संक्षेप में जवाब ये हुआ। अब फिर से पूछेगा कि विराम का जड़त्व, कोई तुमसे पूछा क्यों झुक जाता, तुम संक्षेप में क्या जवाब देगा? विराम के जड़त्व के कारण। लेकिन तुमको वो आदमी पूछता है कि ठीक है, ये विराम का जड़त्व क्या होता है, तो फिर उसको समझाओगे कि जो कोई वस्तु अगर विराम में है तो विराम के अवस्था के परिवर्तन का वह विरोध करता है। व्यक्ति जो था गाड़ी में खड़ा था, जो विराम में था, लेकिन जैसे ही गाड़ी गति में आया तो उसका शरीर उस गति का विरोध करता है और वह पीछे गिर जाता है या झुक जाता है। स्पष्ट है? तो दूसरा उदाहरण, पेड़ को अचानक हिलाने पर उसके फलों का गिरना विराम के जड़त्व के कारण होता है। इसको भी समझा सकते हो कि पूरा पेड़ और फल सभी विराम में होते हैं। जैसे ही पेड़ को हिलाया जाता है तो पेड़ से जुड़ी हुई टहनियां गति में आ जाती हैं, लेकिन फल विराम में रह जाता है, जिससे टहनी से फल अलग हो जाता है, वह गिर जाता है। ध्यान दीजिएगा, जिस कमजोर रूप से जुड़ा हुआ फल है वो गिर जाता है, जो ज्यादा मजबूती से जुड़ा हुआ वो फल नहीं गिरता। कच्चा फल ज्यादा मजबूती से जुड़ा रहता है और पका हुआ फल, तो पका हुआ फल गिर जाता है ना। पेड़ को अचानक हिलाने पर उसके फलों का गिरना विराम के जड़त्व का उदाहरण है। तीसरा, खिड़की के शीशे में बंदूक की गोली मारने पर शीशे में छेद हो जाना। ध्यान रखना, खिड़की का शीशा होता है और अगर उसको गोली मारा जाए तो शीशे में क्या होता है? छेद हो जाता है ना। लेकिन अगर उसी तो बड़ा पत्थर मारोगे तो क्या होगा? शीशा टूट जाता है पूरा। तो गोली में से छेद क्यों हो जाता है? गोली का स्पीड बहुत ज्यादा होता है और पूरा खिड़की का शीशा क्या होता है? विराम में होता है। तो गोली के नोक के पास का हिस्सा जो सटता है वो क्या होता है? वो गति में वो अलग हो जाता है और बाकी सब विराम के कारण स्थिर रहता है, इसलिए गोल छेद हो जाता है। लेकिन अगर कोई पत्थर से मारोगे तो उसका स्पीड कम होता है। उसका स्पीड संवेग कम होने की वजह से क्या होता है कि उसको इतना टाइम मिल जाता है कि वो बल जो है वो पूरे में फैल जाता है और पूरा कांच टूट जाता है, वो छेद नहीं होता है। ठीक है, तुम इसको समझ सकते हो। जैसे धीरे से अगर तुम मारोगे कोई चीज पर, छेद करना हो तुमको चीज में, तो धीरे से मारोगे तो क्या होगा? छेद पूरा फट जाएगा। लेकिन तेजी से मारोगे तो छेद हो जाएगा। क्लियर है? आगे, गतिज का जड़त्व, गति का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ मोशन, ये क्या है? इसकी परिभाषा भी नाम से ही स्पष्ट होती है कि किसी वस्तु का वह गुण जिसमें वस्तु स्वयं अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, गति का जड़त्व कहलाता है। क्लियर है? कि कोई गतिशील वस्तु अपने स्वयं की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। उदाहरण, चलती रेलगाड़ी से अचानक उतर जाने पर व्यक्ति आगे की ओर गिर जाता है, क्योंकि पांव उसका रुक जाता है और शरीर गति में रहता है, जो उसका विरोध करता है ना। जिससे क्या होता है कि शरीर चलते रहता है और पैर रुक जाता है तो गिर जाता है। क्योंकि कोई व्यक्ति चल रहा है, एकाएक तो उसका पांव पकड़ लो तो क्या होगा? वो गिर जाएगा। या पांव में कुछ अटक जाता तो नहीं गिर जाता है? क्यों गिर जाता है? पैर रुक जाता है और शरीर गति में रहता है। लेकिन रुका हुआ व्यक्ति का पांव पकड़ लोगे तो क्या होगा? गिरेगा क्या? कहेगा क्या पांव पकड़ खुश रहो कहेगा। तो ऐसा ध्यान रखना कि किसी सर जी को प्रणाम करते समय ऐसा नहीं करना कि सर को चलते हुए पैर पकड़ लेना, तो सर गिर जाएंगे तो फिर तुमको आशीर्वाद देने के बजाय तुमको ठोक देंगे बढ़िया से। ऐसा। अच्छा, चलती बस के अचानक रुकने पर यात्री का आगे की ओर झुकना, यह भी गति के जड़त्व का कारण है, उदाहरण है। कि अगर बस चल रहा है और बस एकाएक ब्रेक मारता है तो क्या होता है? यात्री
आगे की ओर झुक जाता है, क्योंकि बस रुक जाती है ब्रेक के वजह से, और बस में सटा हुआ व्यक्ति का जो पांव होता है वो रुक जाता है, लेकिन शरीर क्या होता है, गति में रहता है, जिसके वजह से आगे की ओर झुक जाता है। तीसरा उदाहरण, चलती रेल में गेंद को ऊपर फेंकने पर गेंद उछालने वाले के हाथ में लौट आता है। देखो, गेंद को अगर हम ऊपर फेंकते हैं तो जैसे उदाहरण में बताए थे, तो वो भी गति के जड़त्व के कारण ही हाथ में आ जाता है। क्या होता है कि बस गेंद ऊपर जाता है तो गति में, तो वो गति में रहता है, वो भी व्यक्ति के साथ साथ ट्रेन में आगे बढ़ता रहता है, ऊपर भी जाता है और आगे भी बढ़ता रहता है। तो वो ट्रेन से जैसे ऊपर गेंद फेंक दिया तो हाथ से हट गया, ट्रेन से वो स्वतंत्र हो गया ना, फिर भी वो गति में रहता है, और ऊपर फेंकने के बाद व्यक्ति के साथ साथ गेंद भी आगे बढ़ता रहता है, और ऊपर से वो सीधे ऐसे चलकर ऐसे आ जाएगा। यानी कि व्यक्ति यहां से अगर यहां पहुंचेगा, मतलब यूं समझ लो कि अगर ये व्यक्ति है, यहाँ का व्यक्ति का हाथ है ये, और ये गेंद है, तो गेंद ऊपर जाएगा, ऊपर फेंकेगा तो वो गेंद कैसे जाएगा, ऐसे बढ़ेगा, और जितना देर में इसका हाथ यहां से यहां पहुंचेगा उतना ही देर में गेंद, क्षैतिज चाल दोनों का बराबर होता है। अगर मान लो गिरने में उसको टी टाइम लगता है, तो टी टाइम में इसके हाथ के द्वारा तय दूरी कितना होगा, भी गुने टी। भी क्या है, ट्रेन का चाल है, और गेंद का भी चाल भी टी ही होता है। क्षैतिज दिशा में चाल कितना होता है, भी टी ही होता है, तो वो भी इतना ही यहीं पर पहुंचेगा। यानी कि व्यक्ति को क्या लगता है, अंदर में व्यक्ति को लगता है ऊपर गया और सीधे नीचे आया, उसको ऐसा गति, पराबोलिक गति नहीं दिखेगा, उसको कैसा दिखेगा, उधर गति दिखेगा, सीधे ऊपर गया और नीचे आया, क्योंकि वो गेंद आगे जो बढ़ रहा है उसके साथ साथ व्यक्ति भी आगे बढ़ रहा है। उसको यही लगेगा कि जैसे यहां पर हमको लगेगा वैसे उसको वहां, और हमारे यहां पृथ्वी पर वही बात हो रहा है। पृथ्वी स्थिर है क्या, पृथ्वी क्या है, घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, घूर्णन कर रहा है। दो प्रकार की गति पृथ्वी पर है, एक है कक्षीय गति जो सूरज के चारों तरफ अपने कक्षा में चक्कर लगाता है, वो हो गया, ऑर्बिटल मोशन उसको बोलते हैं। और दूसरा है जो अपने अक्ष पर घूमता है, अक्षीय गति, अपने अक्ष पर घूमता है, जो 24 घंटा में एक चक्कर लगा लेता है, वो अक्षीय गति हो गया। तभी ना दिन रात होता है, दिन और रात जो होता है अक्षीय गति के कारण होता है। और कक्षीय गति के कारण क्या होता है, मौसम ऋतु में परिवर्तन, ठंडा गर्मी जो आता है ये किसके वजह से आता है, कक्षीय गति के कारण आता है, क्योंकि सूर्य से उसकी दूरी लगातार बदलती रहती है। सूर्य से दूरी बदलती है यानी कि पृथ्वी पर का टेम्परेचर बदलता रहता है, और टेम्परेचर बदलने से ही मौसम में परिवर्तन होता है। टेम्परेचर नहीं बदलेगा तो मौसम में परिवर्तन होगा क्या, नहीं ना। तो मौसम में जितने भी परिवर्तन है वो ताप परिवर्तन के कारण ही होता है, और ताप परिवर्तन का कारण है सूर्य से पृथ्वी का दूरी में बदलाव होना लगातार। क्लियर है। तो पृथ्वी गतिशील है, और पृथ्वी गतिशील है, और उस पर अगर हम वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो वह गति के जड़त्व के कारण ही वह भी पृथ्वी के दिशा में गतिशील रहता है, जिससे क्या होता है कि ऊपर फेंकी हुई वस्तु पुनः हमारे हाथ में आती है। वो हमको देखने में क्या लगती है, सीधे ऊपर गया और सीधे नीचे आया, लेकिन किसी पृथ्वी के बाहर से कोई आदमी उस चीज को देखेगा तो उसको क्या नजर आएगा, उसको नजर आएगा कि वस्तु सीधे ऊपर नीचे नहीं गया, क्या हुआ, वो पृथ्वी के साथ साथ घूमता हुआ बढ़ा है आगे। अगर सीधे जाता ऊपर, हाँ, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, तो देखो पृथ्वी का जो व्यास है 6400 किलोमीटर, कितना है, 6400 किलोमीटर पृथ्वी का त्रिज्या लगभग माना जाता है, यानी कि 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, यह है पृथ्वी की त्रिज्या, ये पृथ्वी की त्रिज्या, रेडियस ऑफ अर्थ है 6400 किलोमीटर लगभग। ये लगभग, आप जानते हैं पृथ्वी पूरी तरह से गोलिया नहीं है, तो ये औसत त्रिज्या है मोटा मोटी, स्पष्ट है। चलिए अब तीसरा देखते हैं हम लोग, दिशा का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये क्या है, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह वस्तु स्वयं की गति की दिशा में होने वाली परिवर्तन का विरोध करती है, दिशा का जड़त्व कहलाती है। उदाहरण, जब कोई बस दाईं ओर मुड़ती है तो दिशा के जड़त्व के कारण उसमें बैठे यात्री बाईं ओर झुक जाते हैं, यानी कि बस की दिशा बदल जाती है लेकिन यात्री की दिशा नहीं बदलती है, उसी वजह से वह झुक जाता है।
तो धीरे धीरे फिर उसका शरीर एडजस्ट हो जाता है, तो वो भी फिर गति में आ जाता है। क्लियर है? न्यूटन गति का नियम। न्यूटन के गति के 3 नियम है। न्यूटन गति का 3 नियम है। कौन कौन सा नियम? प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय। प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। द्वितीय नियम को संवेग का नियम कहते हैं और तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। प्रथम नियम जड़त्व का नियम क्या बताता है? जड़त्व का नियम बताता है प्रत्येक वस्तु में जड़त्व होता है, यानी कि वस्तु में अगर विराम में है तो विराम में रहेगा, गति में है तो गति में रहेगा, वो दिशा में भी परिवर्तन का विरोध करता है। और वस्तु के गति की स्थिति में जो परिवर्तन, गति में वस्तु का गति में परिवर्तन जो होता है उसको क्या कहते हैं? त्वरण। यानी कि प्रत्येक वस्तु त्वरण का विरोध करता है। क्या किसका विरोध करता है? त्वरण का विरोध। संक्षेप में कहा जाए एक शब्द में तो वस्तु द्वारा त्वरण का विरोध करना ही जड़त्व है। जड़त्व क्या है? त्वरण का विरोध करना। त्वरण क्या है? गति में, गति की अवस्था में परिवर्तन। गति की अवस्था में परिवर्तन का मतलब क्या हुआ कि या गति में है उसकी दिशा बदलेगी या उसकी चाल बदलेगी, तभी ना परिवर्तन होगा। तो त्वरण नहीं होगा किसी वस्तु में, तब तक त्वरण नहीं होगा जब तक उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य ना करे। यही न्यूटन गति का प्रथम नियम है, जिसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। गैलीलियो गैलीली ने जो जड़त्व का नियम दिया वही चीज है ये। ठीक है, यानी कि ये बता रहा है नियम, गणितीय रूप से इसको कहा जाए कि यदि एफ एक्सटर्नल नेट कितना है? 0 है, तो ए कितना होगा? नेट ए होगा 0। क्लियर है? चलिए, दूसरा है गति का द्वितीय नियम, संवेग का नियम। संवेग का नियम क्या बोलता है? संवेग का नियम ये बोलता है कि वस्तु संवेग परिवर्तन का विरोध करता है। वस्तु क्या करता है? संवेग परिवर्तन का विरोध करता है। यानी कि वस्तु का जो संवेग परिवर्तन होता है उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है। एफ जो होता है वो अनुक्रमानुपाती क्या होता है? संवेग में परिवर्तन के। जितना ज्यादा बल आरोपित होगा वस्तु में उतना ही ज्यादा संवेग में परिवर्तन होगा। और तीसरा है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ये क्या बताता है कि एफ ए बी बराबर होगा माइनस एफ बी ए, यानी कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होता है। यानी कि ए वस्तु अगर बी पर एक बल लगाता है तो बी भी ए पर उतना ही बल लगाता है जो उल्टा दिशा में होता है। यानी कि ए पर बी द्वारा लगने वाला बल, तो यह है बी पर ए द्वारा लगने वाला बल। दोनों का पहलू बराबर होता है लेकिन दिशा अलग अलग होता है, विपरीत होता है। गति का प्रथम नियम। गति का प्रथम नियम जड़त्व का नियम। यह क्या कहता है? न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी, एवं यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह एक समान चाल से सरल रेखा में चलती ही रहेगी जब तक उस वस्तु पर बाह्य बल न लगाया जाए। इसे गति का प्रथम नियम कहते हैं। इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। क्लियर है? उदाहरण, चलती रेलगाड़ी से अचानक उतर जाने पर व्यक्ति आगे की ओर गिर जाता है और खिड़की के शीशे पर बंदूक से गोली मारने पर शीशे में छेद हो जाता है। ये जड़त्व का ही नियम है, गति का प्रथम नियम। स्पष्ट है? हाँ, तो उसे बचने का उपाय यही है कि ट्रेन से अगर कूद उतरना है और तो हम अगर कोई व्यक्ति जितना ट्रेन का स्पीड है उतना ही स्पीड में ट्रेन की दिशा में दौड़ता है तो उसके गिरने की संभावना कम हो जाती है और धीरे धीरे वो अपना स्पीड कम कर लेता है। एकाएक अगर उतरेगा तो क्या होगा? गिर जाएगा। यही कारण तुम देखते होगे कि व्यक्ति जो है जब ट्रेन से उतरता है तो ट्रेन की दिशा में ही दौड़ते रहता है थोड़ा दूर तक, जब तक वो उसका शरीर नॉर्मल रुक नहीं, पूरा शरीर रुक नहीं जाए तब तक वह दौड़ते रहता है, धीरे धीरे अपने स्पीड को कम कर लेता है। लेकिन अगर ट्रेन बहुत ज्यादा स्पीड में है तो क्या होगा? व्यक्ति का एक लिमिट है ना कितना तेज दौड़ सकता है, तो व्यक्ति ट्रेन जितना स्पीड तो नहीं दौड़ सकता है ना,
लेकिन थोड़ा स्पीड में अगर ट्रेन है तो व्यक्ति उतर के दौड़ सकता है, जितना दौड़ सकता है ट्रेन उतना स्पीड में अगर वो उतरेगा वो दौड़ते हुए तो उसको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर ट्रेन बहुत ज्यादा स्पीड में है और तब वो उतरेगा तो उतना स्पीड में तो कभी नहीं दौड़ पाएगा वो, तो वो उसका गिरना तय है, चोट लगना उसको तय है। इसलिए कभी भी चलती ट्रेन से ना उतरे, है ना। और अगर कभी ऐसा इमरजेंसी हो जाए तभी ट्रेन से उतरना पड़े, जैसे प्लेटफॉर्म पर चढ़े हुए हैं और एक ट्रेन चल गई, तो उतरते समय ध्यान रखें कि जिस दिशा में ट्रेन चली है उसी दिशा में दौड़ते हुए उतरना है। अगर आप सीधे उतर गए तो आप गिर जाएंगे। और बहुत बार हादसा हो जाता है, लोग क्या ट्रेन में खड़ा है, किसी को छोड़ने गया है और ट्रेन क्या हुआ, चलने लगा और उसे ज्ञान नहीं होता है तो क्या करता है, सीधे ट्रेन से नीचे पांव उतार देता है। नीचे उतार देता है तो क्या होता है, वो गिर जाता है। और गिरने की वजह से क्या होता है कि वो नीचे जो जिस पटरी पर गिर चला जाता है और कट जाता है। बहुत बार ऐसा हुआ है ना। तो ऐसा गलती ना करें, संभल करके उतरे। जो अगर ट्रेन चल पड़ी है तो हल्का स्पीड में है, जितना आप दौड़ सकते हैं तो आप ट्रेन की दिशा में दौड़ते हुए सावधानी से, कुछ कपड़ा उपड़ा ना फंस जाए, किसी का पैंट या साड़ी अगर पाने हुए है तो फंस नहीं जाए। ऐसा होता है ना कि उतरते समय उसका फंस जाता है, तो फंसने की वजह से क्या होता है, गिर जाता है, वो दौड़ नहीं पाता है। इस चीज का ख्याल रखें, कोई मेरा चीज फंसने वाला तो नहीं है चारों तरफ, तब उतरे। इन्हें की धरपरी में अगर नहीं उतर पाते हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है, अगले स्टेशन पर उतर जाए और वहां से फिर दूसरा गाड़ी पकड़ करके चले आए। नहीं तो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन की दूरी बहुत ज्यादा नहीं होती, किसी ऑटो वगैरह से भी आप आ सकते हैं। या फिर ज्यादा दिक्कत होने पर आप क्या कर सकते हैं, चेन पुलिंग कर सकते हैं। वहां चेन पुलिंग का चेन लगा रहता है ट्रेन में, जिसको खींचते हैं तो ट्रेन रुक जाती है। या बटन, आजकल बटन रहता है तो बटन दबाने पर ट्रेन रुक जाती है। या फिर बहुत ज्यादा दिक्कत है, नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल भी बेवकूफ गंवार हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसके अंदर पुलिस वाला होता है या टीटी होता है, तो उसको आप अपनी समस्या को बताएं, वो आपको सॉल्यूशन कर देगा, है ना। मतलब आपकी सहायता के लिए वो जो पुलिस होता है या टीटी होता है वो आपकी सहायता के लिए होता है। खासकर पुलिस खास करके आपकी सहायता के लिए वहां पे होता है, यात्रियों के लिए। कोई यात्री कि अगर तुम्हारे साथ कुछ भी हो जाए, तुम्हारा सामान चोरी हो जाए, तुम्हारा व्यक्ति आदमी कोई छूट जाए, तो उसकी मदद के लिए पुलिस वहां पे रहती है। और अगला देखिए, द्वितीय नियम, संवेग का नियम। ये इधर आ गया है नियम, यम यहां आएगा, यहां से यहां खिसक गया है, कोई बात नहीं, उसको आप समझ सकते हैं क्या है, संवेग का नियम। और ये संवेग का नियम, यम यहां से उठकर यहां चलाया। अच्छा, न्यूटन गति के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती होती है एवं संवेग परिवर्तन वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा में होता है। इसे गति का द्वितीय नियम कहते हैं। इस नियम को संवेग का नियम भी कहते हैं। उदाहरण, क्रिकेट खेल में खिलाड़ी तेजी से आती गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को पीछे की ओर कर लेता है। इससे गेंद का वेग कम हो जाता है और खिलाड़ी को कोई चोट नहीं लगती है। क्या करता है, संवेग में परिवर्तन, संवेग में क्या बल क्या है, संवेग में परिवर्तन का विरोध नहीं, संवेग में परिवर्तन का दर के अनुक्रमानुपाती होता है। तो वस्तु जैसे गेंद है, बहुत तेज गति से आ रहा है और एकाएक उसको रोका जाए तो क्या होगा, उसके संवेग में बहुत तेजी से परिवर्तन हो जाएगा। तेजी से परिवर्तन हो जाएगा यानी कि बहुत ज्यादा बल लगाया जाएगा उस पर, तभी ना रुकेगा एकाएक। अब बहुत ज्यादा बल लगाया जाएगा तो बॉल भी उतना ही बल लगाएगा, तो इससे क्या होगा, हाथ में चोट लगेगा। तो क्या किया जाए, उसके लिए बॉल को रोकना भी है तो उसको धीरे धीरे हाथ को पीछे लेना है। पीछे लेने से क्या होता है, टाइम बढ़ जाता है। संवेग में परिवर्तन उतना ही होगा लेकिन टाइम बढ़ जाएगा, और टाइम बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि चोट कम लगेगा। इसलिए क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को पकड़ते समय क्या करता है, हाथ को पीछे खींचता है। इससे क्या होता है, टाइम बढ़ जाता है। संवेग में परिवर्तन का टाइम बढ़ जाता है यानी कि संवेग परिवर्तन का दर कम जाता है, यानी कि बल कम लगता है, चोट कम लगता है। हमेशा तुम देखते हो कोई चीज है, ग्लास, ये कांच है, जिस मोबाइल है, यहां हम गिराएंगे तो क्या होगा, टूट जाएगा क्योंकि फर्श है सॉलिड। लेकिन यही अगर बालू पर गिराएंगे तो नहीं टूटेगा। क्यों नहीं टूटेगा, या गद्दा पर गिराएंगे तो नहीं टूटेगा। क्यों नहीं टूटेगा, क्योंकि बालू क्या होगा कि वो धंस जाता है। जैसे ये गिराएंगे तो वो धीरे धीरे नीचे आ जाएगा, जिससे क्या होगा कि इसका संवेग में परिवर्तन की दर घट जाएगी। संवेग परिवर्तन तो नहीं हुआ, पहले इसका संवेग कितना है, mv, और रुकने के बाद इसका संवेग क्या हो जाएगा, 0। तो संवेग में परिवर्तन कितना हुआ,
एम भी माइनस 0, तो कितना संवेग में परिवर्तन हुआ, एम भी संवेग में परिवर्तन हुआ ना, P2 माइनस P1। अब वास्तव में माइनस हुआ है, वास्तव में संवेग परिवर्तन कितना हुआ देखो, पहले कितना है, अभी एम भी है और गिरने के बाद 0 हो जाता है, तो क्या होगा P2 0 अब माइनस एम भी, संवेग में परिवर्तन डेल P बराबर क्या हो जाएगा, P2 माइनस P2 कितना हो गया 0, और पहले का कितना था एम भी, तो कितना हो गया माइनस एम भी, संवेग में परिवर्तन हुआ माइनस एम भी। अब क्या है, बल क्या होता है संवेग में, यानी कि F बराबर क्या होता है, संवेग में परिवर्तन की दर बटे डेल टी, ठीक है, तो डेल टी होता है, तो ये डेल टी को अगर बढ़ा दिया जाए तो F क्या होगा, घट जाएगा, संवेग में परिवर्तन तो ना ही है, लेकिन डेल पी बराबर क्या होगा, F गुने डेल टी। तो इसको तो बदला नहीं जा सकता, ये तो वही रहेगा, किसको बदला जाए, टाइम को अगर बढ़ा दिया जाए तो F क्या होगा, घट जाएगा। इसलिए किसी चीज को रोकना हो तो उसको रोकने में टाइम ज्यादा लगाते हैं, धीरे धीरे रुकता है, एकाएक रुकेगा तो क्या होगा, बहुत ज्यादा बल लगेगा, और बहुत ज्यादा बल लगेगा तो खतरा हो सकता है, टूट सकता है, इसलिए उसको धीरे धीरे रोका जाता है ना। गाड़ी साइकिल में भी तुम चल रहे हो और एक साइकिल में क्या को ब्रेक लगा दो तो क्या होगा, उलट जाओगे। क्यों उलट जाओगे, क्योंकि उसके संवेग में बहुत तेजी से परिवर्तन हो गया है और तुम्हारा शरीर बहुत तेजी से गतिशील है, तो स्पीड बना ही रहता है, जड़त्व के कारण क्या होता है, आगे चला जाता है, तो याद रखना। तो यही कारण है कि क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को कैच लेते समय हाथ को पीछे लेता है ना। गाड़ी में स्प्रिंग क्यों लगाया जाता है, सॉकर लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है, सॉकर लगाने से क्या होता है कि जब वस्तु, देखो गाड़ी चल रहा होता है तो गाड़ी में कहीं गड्ढा आ गया तो नीचे झुक जाता है, और ऊंचा आ गया तो ऊपर चढ़ जाता है, तो उसमें दिशा में परिवर्तन हुआ ना, तो दिशा में परिवर्तन होता है, उसके वजह से भी बल लगता है, तो उससे क्या गाड़ी में झटका लग सकता है, टूट सकता है, या अंदर बैठे यात्री को चोट पहुंच सकता है, तेजी से होगा अगर ऐसा तो उसके लिए क्या किया जाता है, स्प्रिंग सॉकर लगा दिया जाता है। सॉकर लगाने से क्या होगा कि संवेग में परिवर्तन तो होगा, लेकिन सॉकर क्या करेगा, उसको इस टाइम को बढ़ा देगा, टाइम को बढ़ा देगा, धीरे से परिवर्तन होगा, उससे क्या होगा, चोट नहीं लगेगा। सॉकर वाली गाड़ी में चोट नहीं लगता है, और जिसमें सॉकर नहीं होता उसमें चोट लग जाता है ना। जैसे ट्रैक्टर पर तुम बैठेगा तो ट्रैक्टर पर चोट लगते रहता है, क्यों, ट्रैक्टर में सॉकर नहीं होता, क्योंकि मिट्टी पर चलता है, उसमें उतना सॉकर की जरूरत नहीं होती है। ट्रक में भी, लेकिन तुम अगर बस में बैठते हो तो उसमें चोट कम लगती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, सॉकर होती है। तो सॉकर जो होता है चोट से, साइकिल में क्या होता है, सॉकर होता भी और नहीं भी होता, बिना सॉकर वाला भी साइकिल होता है, तो बिना सॉकर वाला साइकिल में, चूंकि साइकिल ज्यादा स्पीड में होता नहीं है इसलिए ज्यादा चोट लगता नहीं है, लेकिन अगर ज्यादा स्पीड में चल जाएगा साइकिल पर भी तो उसमें भी क्या होगा, चोट लगेगा। जो उबड़ खाबड़ जमीन रहेगा, तो उबड़ खाबड़ जमीन है तो वहां पर सॉकर का होना जरूरी है। अगर प्लेन रोड पर जा रहा है, एक स्पीड में जा रहा है, तो सॉकर रहे चाहे नहीं रहे उससे फर्क नहीं पड़ता। सॉकर की आवश्यकता कहां पड़ती है, जहां पर रोड खराब है, तो खराब रोड में सॉकर वाले साइकिल पर चलोगे तो चोट नहीं लगेगा, है ना। प्लेन रोड पर साइकिल सॉकर रहे चाहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलो, गति का द्वितीय नियम, संवेग का नियम जिसको कहते हैं। तृतीय नियम क्या है, वो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ये नियम बताता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। गति के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं। उदाहरण के लिए गति के तृतीय नियम को ऐसे समझते हैं कि आप किसी टेबल पर हाथ रखकर खड़े हैं, तो जितना बल आपका हाथ टेबल पर बल लगा रहा होता है, उतना ही बल टेबल आपके हाथ पर भी लगा रहा था। जैसे टेबल पर हाथ दबाओ तो जितना तुम दबाओगे टेबल को, टेबल में उतना ही तुमको ऊपर धकेलेगा। तुम इसका अनुभव कर सकते हो। हाँ, होगा कमजोर छत पर ज्यादा बल, अर्थात कोई व्यक्तियों के बैठने पर छत टूट जाता है। छत अगर बहुत कमजोर है और उस पर जैसे चढ़ के बैठोगे बहुत ज्यादा, तो क्या होगा, छत टूट जाएगा। क्यों, क्योंकि छत उतना बल ऊपर की तरफ लगा नहीं पाता है, तो छत टूट जाएगा, छत टूट जाए। अतः वह छत प्रतिक्रिया बल उतना नहीं लगा पाता है जितना व्यक्ति उस पर क्रिया बल लगा देते हैं। छत की ही बात नहीं किया जाए, कुर्सी या टेबल पर भी अगर तुम बैठते हो
तो अगर कमजोर है तो टूट जाएगा, क्योंकि वह जितना भारी व्यक्ति बैठेगा तो क्या होगा, टूट जाएगा, क्योंकि वह उतना प्रतिक्रिया बल नहीं लगा पाता है। अगर कमजोर कुर्सी है और उस पर कोई भारी मोटा व्यक्ति बैठ जाएगा तो क्या होगा, टूट जाता है ना, क्योंकि वह कमजोर कुर्सी है, उसका वो कितना अधिक से अधिक प्रतिक्रिया बल लगा सकता है, अधिकतम उतना वजन का व्यक्ति ही बैठ सकता है। अगर मान लो कि कोई कुर्सी है, वह अधिक से अधिक 100 न्यूटन का बल लगा सकता, प्रतिक्रिया बल लगा सकता है, कितना न्यूटन का, 100 न्यूटन का, तो उस पर कितना केजी का व्यक्ति बैठ सकता है, उतना कितना 100 न्यूटन का ही अगर वो बल लगा सकता है तो उस पर 10 केजी का व्यक्ति ही बैठ सकता है। यानी कि mg बराबर कितना होना चाहिए, 100, तो m बराबर कितना होगा, 100 बटे जी का मान कितना होता है, 10, यानी कि 10 केजी का व्यक्ति ही, यानी कि कोई बच्चा ही उस पर बैठ सकता है। अगर कोई बड़ा आदमी 10 केजी से ज्यादा वजन का आदमी बैठ जाएगा तो क्या होगा, वो धंस जाएगा। अगर कोई समझो कोई कुर्सी पर कोई 50 केजी का आदमी बैठ सकता है तो कुर्सी नहीं टूटता, इसका मतलब कितना प्रतिक्रिया बल लगाता है, 50 जी, यानी कि 50 गुणे 10 यानी कि 500 न्यूटन, यानी कि वो कुर्सी कितना प्रतिक्रिया बल लगा सकता है, 500 न्यूटन का। क्लियर है। कुएं से जल खींचते समय रस्सी टूटने पर रस्सी खींचने वाला पीछे की ओर गिर जाता है। ध्यान रखो, तृतीय नियम, तुम देखा होगा कि कुआं से रस्सी खींच रहा है, अगर किसी ने देखा होगा किया, तो रस्सी अगर टूट जाता है तो रस्सी बाल्टी गिरता नीचे, व्यक्ति जाता है पीछे, क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होता है। क्यों, क्योंकि रस्सी को तुम खींच रहे होते हो तो रस्सी पर तुम बल लगा रहे होते हो पीछे की तरफ, और बाल्टी में जो पानी भरा हुआ नीचे की तरफ बल लगा, कुल बल कितना होता है, 0। लेकिन जैसे टूट जाता है तो क्या होता है, तो तुम्हारा द्वारा लगाया हुआ बल के कारण ही तुम पीछे गिर जाते हो। तो प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होता है, ऐसा समझ सकते हो। बंदूक से गोली मारने पर पीछे की ओर धक्का, गोली आगे बढ़ता है तो बंदूक पीछे जाता है ना, क्रिया प्रतिक्रिया। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण को तुम देख के समझ सकते हो गया। अभी 10 मिनट है। आवेग, इसको भी समझ लेते हैं। आवेग क्या है, आवेग जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इंपल्स, क्या कहते हैं इसको अंग्रेजी में, इंपल्स। किसी पिंड पर लगने वाला बल तथा वह समय अंतराल जिसमें वह बल पिंड पर आरोपित हो रहा हो, इन दोनों के गुणनफल को आवेग इंपल्स कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। क्या होता है, आई बराबर बल गुने समय, बल के बल इंपल्स बराबर क्या होता है, आई बराबर एफ गुने टी, बल गुने बल के कार्य करने का समय। किसी वस्तु पर जितना देर तक बल कार्य करता है उस समय को और बल का गुणनफल को इंपल्स कहते हैं, आवेग कहते हैं। ठीक है, अगर कोई बहुत कम समय के लिए कोई बड़ा बल कार्य करता है तो उसे आवेगी बल कहते हैं, इंपल्सिव फोर्स कहते हैं। जैसे गोली कौन सा फोर्स लगाता है, आवेगी इंपल्सिव फोर्स लगाता है। इंपल्सिव फोर्स की वजह से क्या होता है कि सीधे एकदम छेद हो जाता है। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया, इंपल्स बराबर एफ इंटू डेल टी। अगर किसी पिंड पर एफ बल डेल टी समय अंतराल तक आरोपित होता है तो आवेग की परिभाषा से आवेग बराबर बल गुने समय अंतराल। यह आवेग का सूत्र है। आवेग का ऐसा मात्रक क्या होता है, न्यूटन सेकेंड। ध्यान रखिएगा, संवेग और आवेग दोनों का मात्रक एक ही है, या किलोग्राम मीटर प्रति। जो संवेग का मात्रक होता है वही आवेग का मात्रक भी होता है। यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है जो पिंड पर लगने वाले बल की, इसकी दिशा कौन सी होती है, जो बल की दिशा में। आवेग की दिशा क्या होती है, बल की दिशा। बल की दिशा, आवेग की दिशा, बल की दिशा एक होती है। वह बल जो किसी वस्तु पर कम समय तक आरोपित होता है लेकिन वस्तु के संवेग में परिवर्तन अधिक हो जाता है, इस बल को क्या बल कहते हैं, आवेगी बल, इंपल्सिव फोर्स। बहुत कम समय, जैसे टक्कर लगता है, दो एक्सीडेंट में टक्कर होता है तो कौन सा फोर्स होता है वहां पे, इंपल्सिव फोर्स होता है। बहुत कम समय के लिए बहुत ज्यादा बल लगता है, कम समय के लिए बहुत ज्यादा बल लगता है, तो इंपल्सिव फोर्स के वजह से नुकसान होता है, टूट फूट हो जाता है ना। आवेग का उदाहरण द्वारा आसानी से समझाया जा सकता है कि जैसे जब कोई बल्लेबाज कोई शॉट खेल रहा होता है तो बल्ले और गेंद के बीच संपर्क काल बहुत कम समय के लिए होता है। बल्लेबाज द्वारा गेंद पर इतना बल लगाया जाता है कि गेंद को संवेग में परिवर्तन की दर ज्यादा हो जाए, इससे गेंद अधिक दूरी तक पहुंच जाती है। इस बल को आवेगी बल कहते हैं। बहुत तेजी से बॉल को जब मारा जाता है तो बहुत कम समय के लिए बहुत ज्यादा बल लगाया जाता है,
बल्लेबाज क्या करता है गेंद पर, बहुत कम समय के लिए बहुत ज्यादा बल लगता है, जिससे आवेगी बल कह सकते हैं। बल्लेबाज द्वारा गेंद पर लगने वाला बल कौन सा होता है, आवेगी बल, यानी कि बहुत कम समय में बहुत ज्यादा संवेग में परिवर्तन, यानी कि बॉल उधर से आ रहा है और एकदम तुरंत बिना टाइम लिए तुरंत मुड़ जाता है, वो आवेग बल के कारण ही होता है। अगर धीरे से मारेगा तो बॉल मुड़ेगा क्या, धीरे से मारेगा तो वो बॉल उधर उधर चले, तेजी से जितना स्पीड से मारेगा उतना ज्यादा बॉल उल्टा दिशा में जाएगा। इंपल्सिव फोर्स, आवेगी बल, यानी कि बल्लेबाज गेंद पर कौन सा फोर्स अप्लाई करता है, इंपल्सिव फोर्स अप्लाई करता है, यानी कि बहुत कम समय के लिए बहुत ज्यादा बल, जितना ज्यादा बल वो लगा सकता है उतना बल लगाता है ना। कोई ताकतवर खिलाड़ी है, धोनी जैसा है, तो बहुत ज्यादा आवेग से मारता है तो सीधे छक्का लग जाता है ना। और कोई कमजोर खिलाड़ी है, शरीर में दम नहीं है, तो क्या करेगा, वो मारेगा तो वहीं पर गिर जाएगा गेंद, उसका कैच पकड़ लेगा नहीं। तो ताकत, शरीर में ताकत होने से क्या होगा, वो कि ज्यादा आवेग लगा सकता है, और ज्यादा आवेग लगाएगा तो क्या होगा, गेंद ज्यादा दूर तक जाएगा, तो छक्का लग जाएगा। नहीं तो सबसे बड़ा चीज होता है, ऐसा नहीं है कि बहुत ताकतवर है तो ज्यादा हमेशा छक्के मार देगा, वो क्या होता है कि उसका प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है।